ये हम लोग पहुंचे थे बेटा क्वेश्चन नंबर 16 में, और डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस हम लोग लिख रहे थे। मैं आपको ये बता रहा था लास्ट वीडियो में कि जो एसेट्स होते हैं, एसेट्स का डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस होता है, या प्लस होता है, ऐड होता है, इंक्रीज होता है, और क्रेडिट एसेट्स का क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस होता है। आप क्लोजिंग बैलेंस भी बोल सकते हो, माइनस भी बोल सकते हो, डिक्रीज भी बोल सकते हो। तो एसेट्स में ऐसे होता है, पहले डेबिट फिर क्रेडिट। लायबिलिटीज में क्या होता है, पहले क्रेडिट फिर डेबिट। तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस हमने लिख दिया था डेटर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। फिर ये स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ऑफ क्वार्टर बैलेंस मतलब क्लोजिंग बैलेंस। तो हम लोग एक स्टॉक का अकाउंट बनाएंगे, और पहले स्टॉक का अकाउंट बनाओगे तो क्या बैलेंसिंग लाइन वाइज होगी। तो पहले स्टॉक का अकाउंट बनाने का सबसे पहले ये एंड ऑफ क्वार्टर है, डेटर्स भी हमारा एसेट होता है, स्टॉक भी हमारा एसेट होता है। तो एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा 75, 60, 75, 75। इन लोगों को थोड़ी अमाउंट्स चेंज करनी चाहिए थी, जैसे 75, 75, 75 3 बार है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा 75 कहाँ पे है। तो अमाउंट्स अगर ये लोग अलग अलग देते तो ज्यादा मजा आता समझाने में। तो स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस है 75, 60, 75, 75। अब हम लोग स्टॉक अकाउंट में जाएंगे, वर्किंग नोट्स में। ये स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अकाउंट, यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अकाउंट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अकाउंट। इसका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होगा क्योंकि ये हमारा एसेट है, तो मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। चारों क्वार्टर का क्लोजिंग बैलेंस 75,000, 60,000, 75,000, 75,000। एक बार अमाउंट चेक करेंगे सही है कि गलत है। 75, 60, 75, 75। क्वेश्चन में जाएंगे, सही है ये अमाउंट 75, 60, 75, 75। तो आपको मैंने बताया कि मैं पहले एडजस्टमेंट शुरू कर रहा हूँ, ऊपर वाले जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, वो बाद में सॉल्व करूंगा। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स में क्रेडिट, स्टॉक का स्टॉक में क्रेडिट। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है। तो 40, 40, 40, 30, पहले 3 क्वार्टर में 40, 40, 40, फिर 30। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में जाएंगे, वर्किंग नोट्स में, स्टॉक के बाद एक अकाउंट बनाएंगे क्रेडिटर्स अकाउंट। अब क्योंकि ये लायबिलिटी होता है तो इसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है 40, 40, 40, 30, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। तो मैं एक बार रफली बता दूं कि जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड पे, यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट मैं बाद में बताऊंगा, और क्लोजिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस सीएफ। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड। अब डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा क्योंकि हमारा एसेट है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड। ठीक है, ओपनिंग डेबिट साइड पे, क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे। आगे अब हम कहां पहुंचे थे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये एंड ऑफ क्वार्टर बैलेंस हो गया सबका। फिर बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, ये फर्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग बैलेंस, बिगिनिंग मतलब ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। डेटर्स का 90,000, तो मैं डेटर्स अकाउंट में जाऊंगा, डेबिट साइड पे जाऊंगा, फर्स्ट क्वार्टर में 90,000। चलो याद कर लेते हैं तीन अमाउंट, डेटर्स का 90, स्टॉक का 70, क्रेडिटर्स का 30। 90, 70, 30, डेटर्स का 90, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 90, ये डेटर्स अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा फर्स्ट क्वार्टर में।
स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस 70, ये स्टॉक अकाउंट में आएगा डेबिट साइड पे फर्स्ट क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 30, ये क्रेडिटर्स के अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड पे फर्स्ट लाइन में, मतलब डेटर्स और स्टॉक डेबिट होंगे क्योंकि एसेट्स है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा, क्रेडिटर्स क्रेडिट होगा क्योंकि लायबिलिटी है। डन। अब हर एक महीने का, महीना नहीं वैसे बाकी सारे सम्स में महीना होता है, यहाँ पे क्वार्टर, वैसे मंथ्स होते हैं, यहाँ पे क्वार्टर है। तो फर्स्ट क्वार्टर का जो क्लोजिंग होगा 75,000, ये सेकंड क्वार्टर का ओपनिंग होगा 75,000, फिर सेकंड क्वार्टर का जो क्लोजिंग होगा 60,000, ये थर्ड क्वार्टर का ओपनिंग होगा 60,000, फिर थर्ड क्वार्टर का जो क्लोजिंग होगा 75,000, वो फोर्थ क्वार्टर का ओपनिंग होगा 75,000, और फोर्थ क्वार्टर का जो क्लोजिंग होगा वो फिफ्थ क्वार्टर, एक्चुअली फिफ्थ क्वार्टर होता ही नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग बैलेंस होगा। जैसे ये 75,000 है, फोर्थ क्वार्टर का क्लोजिंग, तो जो फोर्थ क्वार्टर का क्लोजिंग है वो इसके बाद वाले साल का फर्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग होगा 75,000, लेकिन वो हमको बनाना नहीं है, मतलब ये 75,000 लास्ट वाला ये नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा, ये हमारे काम का नहीं है। तो फर्स्ट का क्लोजिंग 75, सेकंड का ओपनिंग, सेकंड का क्लोजिंग थर्ड का ओपनिंग, थर्ड का क्लोजिंग फोर्थ का ओपनिंग। इसी तरीके से ये क्रेडिटर्स अकाउंट है, क्रेडिटर्स में भी ऐसा ही, फर्स्ट का क्लोजिंग 40, सेकंड का ओपनिंग 40, सेकंड का क्लोजिंग 40, थर्ड का ओपनिंग 40, थर्ड का क्लोजिंग 40, फोर्थ का ओपनिंग 40, और फोर्थ का क्लोजिंग 30, ये नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा 30,000, ये हमारे काम का नहीं है। इसी तरीके से डेटर्स का फर्स्ट क्वार्टर का क्लोजिंग 1 लाख, फर्स्ट क्वार्टर का क्लोजिंग 1 लाख, सेकंड क्वार्टर का ओपनिंग 1 लाख, फर्स्ट क्वार्टर का क्लोजिंग, सेकंड क्वार्टर का ओपनिंग, सेकंड क्वार्टर का क्लोजिंग 1 लाख, थर्ड क्वार्टर का ओपनिंग, थर्ड क्वार्टर का क्लोजिंग, फोर्थ क्वार्टर का ओपनिंग। तो फर्स्ट का क्लोजिंग सेकंड का ओपनिंग, सेकंड का क्लोजिंग थर्ड का ओपनिंग, थर्ड का क्लोजिंग फोर्थ का ओपनिंग, 1 लाख और 1 लाख और 80,000। डन। यहां तक सब ओपनिंग क्लोजिंग कंप्लीट कर दिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में जाते हैं, देखते हैं क्या है आगे क्वेश्चन में। ये डेटर्स का ओपनिंग हो गया, स्टॉक का ओपनिंग हो गया, क्रेडिटर्स का ओपनिंग हो गया। ये फिर से एक न्यू और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, फर्स्ट क्वार्टर का बिगिनिंग बैलेंस, फर्स्ट क्वार्टर ओपनिंग बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। ये कहां पे आएगा? ये कैश बजट में आएगा, फर्स्ट क्वार्टर के ओपनिंग में आएगा। और क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैंक बैलेंस, 11th से लेकर आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड से सिखाया है। तो 10,000 पहले क्वार्टर का बैंक ओवरड्राफ्ट है 10,000, फर्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग बैलेंस 10,000। तो क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है इसलिए मैंने माइनस साइन लगा दिया, नेगेटिव बैंक बैलेंस 10,000 हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको दिया हुआ है अदर डेटा, अदर डेटा में फर्स्ट पॉइंट, परचेज ऑफ मशीनरी ₹60,000 इन जून। अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जून कौन से क्वार्टर में आएगा, तो ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं स्टार्टिंग में जाता हूं और मैं आपको समझाता हूं। जून फाइनेंशियल ईयर में अलग क्वार्टर में होता है, कैलेंडर ईयर में अलग क्वार्टर में होता है। देखो यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ था कैलेंडर ईयर, ये रहा, अगर आपको दिख रहा है ये कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर के क्वार्टर्स अलग अलग होंगे, इनकम टैक्स ईयर या फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर के क्वार्टर्स अलग अलग होंगे। तो कैलेंडर ईयर जनवरी से स्टार्ट होता है। अब मैं क्या करता हूं, ये जो फर्स्ट क्वार्टर लिखा हुआ है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा फॉर्मेट, मतलब हेडिंग वगैरह, इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूं हेडिंग को। अब ये जो फर्स्ट क्वार्टर है इसमें मैं लिख देता हूं जनवरी फरवरी मार्च,
तो क्या आपको पता चलेगा कैलेंडर ईयर जनवरी से स्टार्ट होता है, जनवरी फरवरी मार्च, फिर अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो कैलेंडर ईयर का फर्स्ट क्वार्टर जनवरी से स्टार्ट होता है। तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि फर्स्ट क्वार्टर मतलब कौन से 3 महीने। तो ये जनवरी फरवरी मार्च आप यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर के नीचे ब्रैकेट में लिख देना, फिर अप्रैल मई जून सेकंड क्वार्टर के नीचे ब्रैकेट में लिख देना। अब मैं इजीली आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। अब यहाँ पे लिखा है परचेज ऑफ मशीनरी इन जून 60,000। तो अभी आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि जून मतलब सेकंड क्वार्टर, ये रहा जून, जून मतलब सेकंड क्वार्टर। सेकंड क्वार्टर में हम लोग 60,000 की मशीन खरीदेंगे। अब सीधी बात है ना, 60,000 की मशीन खरीदेंगे तो हमारा पैसा जाएगा, हमारा पैसा जाएगा मतलब हम लोग पे करेंगे परचेज ऑफ मशीन। तो पेमेंट साइड पे परचेज ऑफ मशीन या मशीनरी 60,000 जून में, जून मतलब सेकंड क्वार्टर। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे। आगे सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर ₹15,000 इन जनवरी। लास्ट ईयर का डिविडेंड इस साल पे किया 15,000 रुपए जनवरी में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जनवरी मतलब फर्स्ट क्वार्टर, ये रहा जनवरी मतलब फर्स्ट क्वार्टर, 15,000 हम पे करेंगे। ये 15,000 हम पे करेंगे पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिविडेंड पेड जनवरी में मतलब फर्स्ट क्वार्टर में 15,000, बाकी पीछे सब डैश हो जाएगा। चलो आगे थर्ड पॉइंट, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग 10,000 पर क्वार्टर। इसलिए मैं पहले ऊपर वाली ट्रांजैक्शन सॉल्व नहीं करता हूं। अगर ऊपर वाली ट्रांजैक्शन पहले सॉल्व कर दी होती तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट वाला पॉइंट गलत हो गया होता, राइट। फिक्स्ड कॉस्ट में डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन हम पे नहीं करते हैं, वो फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है 10,000 पर क्वार्टर। अब ऊपर हम लोग जाएंगे क्वेश्चन में, ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिया हुआ है 15,000 15,000 15,000 15,000। ये फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर, ये फोर्थ क्वार्टर। चारों क्वार्टर में फिक्स्ड कॉस्ट 15 15 15 15 है। उसके अंदर 10 10 10 10 डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है जो हम पे नहीं करेंगे। तो बाकी कितना पे करेंगे 5 5 5 5 फिक्स्ड एक्सपेंसेस। इसका क्रेडिट पीरियड कहीं पे दिया हुआ नहीं है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस का क्रेडिट पीरियड कहीं पे बताया हुआ नहीं है कि उसका क्रेडिट पीरियड 1 क्वार्टर है 1 मंथ है, कुछ बताया हुआ नहीं है। अगर कुछ बताया हुआ नहीं है तो जिस क्वार्टर का है उसी क्वार्टर में पे करेंगे। तो मैं यहाँ पे पेमेंट में जाऊंगा, थर्ड पॉइंट लिखूंगा मैं, और यहाँ पे लिखूंगा मैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस या फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल 15,000 था पर क्वार्टर, उसमें 10,000 डेप्रिसिएशन था पर क्वार्टर, बाकी हम पे करेंगे 5,000 पर क्वार्टर। टोटल 15 था, 10,000 डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो बाकी हम पे करेंगे 5,000 चारों क्वार्टर में, 5,000 पर क्वार्टर, 5 5 5 5 इतना हम लोग पे करेंगे, 5 5 5 5 डन। फिक्स्ड एक्सपेंस हो गया। इसके बाद हमको दिया हुआ है लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल लोन, लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल लोन टेकन ₹10,000 to finance purchase of machinery. Long term loan taken 10,000 to finance purchase of machinery. यहाँ पे मेरे को एक डाउट लग रहा है कि ये क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है कि जो लोन हम लोगों ने बोरो किया वो कौन से महीने में या कौन से क्वार्टर में बोरो किया, वो बताया हुआ नहीं है कि कब बोरो किया। मुझे पता है कि क्या एक्सप्लेनेशन होगा मेरा आगे, बट डायरेक्टली स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है कि लॉन्ग टर्म लोन टेकन टू फाइनेंस द परचेज ऑफ मशीनरी, 10,000 का लोन लिया। कौन से क्वार्टर में लिया
वो बताया हुआ नहीं है। तो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि मशीनरी परचेज, फर्स्ट पॉइंट में लिखा है मशीनरी परचेज इन जून, मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि मशीनरी हमने जून में परचेज किया है और यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म लोन टेकन टू फाइनेंस परचेज ऑफ मशीनरी, ये पीछे लिखा हुआ है टू फाइनेंस परचेज ऑफ मशीनरी, मतलब मशीनरी खरीदने के लिए हमने लोन लिया। ये नहीं बताया हुआ है कि लोन कब लिया, हाँ लेकिन ये बताया हुआ है कि मशीन खरीदने के लिए लोन लिया। तो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि जब मशीन खरीदी होगी तभी लोन लिया होगा ना। तो मशीन खरीदी है जून में, तो लोन भी लिया होगा जून में 10,000। तो मेरे हिसाब से ये अजम्पशन होना चाहिए कि जब मशीन खरीदी तभी मशीन का लोन लिया होगा। तो मशीन खरीदी थी 60,000 की, उसमें थोड़े बहुत पैसे हमारे पास पड़े होंगे, बाकी 10,000 हमारे पास नहीं थे, तो जितने कम थे हमारे पास उतना हमने बैंक से लोन ले लिया। पॉइंट ये है कि जून में मशीन खरीदी तो लोन भी जून में ही लिया होगा। 10,000 लोन टेकन इन जून, जून मतलब सेकंड क्वार्टर, ये रहा जून लिखा हुआ है, तो हम 10,000 रुपीज का लोन लेंगे इन जून, 10,000 रुपीज का लोन लेंगे जून में, जून मतलब सेकंड क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर में हम लोगों ने लोन लिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोन टेकन, जून मतलब सेकंड क्वार्टर में हमने 10,000 का लोन लिया। आगे मैं और इसके आगे दिखा दूं आपको, सेकंड क्वार्टर में ही हमने ये मशीन खरीदी थी, तो मैंने ऐसा अज्यूम किया कि लोन भी सेकंड क्वार्टर में ही लिया होगा। आगे और इतना तो मालूम है आपको, लोन लेंगे तो पैसा आएगा। फिफ्थ पॉइंट, एक्सपेंसेस ऑफ अ क्वार्टर आर पेएबल विद इन द क्वार्टर, मतलब जिस क्वार्टर का जो एक्सपेंस है उसी क्वार्टर में पे करो। ठीक है, अब ऊपर एक्सपेंसेस दिए हुए होंगे, ऊपर वाली स्टेटमेंट जो हमारी बाकी है, नीचे वाला हाफ पोर्शन हमारा सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एक्सपेंसेस वाली पॉइंट देखते हैं, ऊपर एक्सपेंसेस कहां पे है। ओके, ऊपर एक्सपेंसेस में फिक्स एक्सपेंसेस तो हमारा हो गया, मैं इसको टिक कर दूं, फिक्स एक्सपेंसेस हमारा हो गया। प्रॉफिट और लॉस जो है ना बेटा, प्रॉफिट और लॉस की कैश बजट में कोई एंट्री नहीं होती है, मतलब ये पूरी स्टेटमेंट अगर आप समझो, ये पूरी स्टेटमेंट, तो ये पूरी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट है कि कैश सेल इतना हुआ, क्रेडिट सेल इतना हुआ, टोटल सेल इतना हुआ 2,10,000, उसमें से ये एक्सपेंस हुआ, ये एक्सपेंस हुआ, टोटल एक्सपेंस इतना हुआ। पहले अच्छी तरह समझ लो कि क्वेश्चन है क्या। कैश सेल हुआ 10,000, क्रेडिट सेल हुआ 2 लाख, टोटल सेल हुआ 2,10,000, उसने दे वेरिएबल कॉस्ट माइनस किए, एक वेरिएबल कॉस्ट 1,50,000, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट 10,000, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1,60,000, फिर फिक्स एक्सपेंस 15,000, तो वेरिएबल एक्सपेंस 1,60,000, फिक्स एक्सपेंस 15,000, अब वेरिएबल एक्सपेंस और फिक्स एक्सपेंस मिला के टोटल कॉस्ट, टोटल एक्सपेंस 1,75,000, फिर ये टोटल सेल में से 2,10,000 में से टोटल कॉस्ट 1,75,000 माइनस किया, तो हमारा प्रॉफिट आ गया 35,000। ये पूरा इनकम स्टेटमेंट है वर्टिकल फॉर्म में, पहले 2 सेल्स, फिर 3 खर्चे, 1 2 3 खर्चे, मतलब 150, 10 और 15,000, ये 3 खर्चे, तीनों खर्चों का टोटल 175। तो टोटल सेल में थे 2,10,000 में थे, टोटल खर्चे 175 माइनस किए हुए, बाकी 35,000 प्रॉफिट आया। प्रॉफिट की एंट्री या लॉस की एंट्री कैश बजट में नहीं होती है, प्रॉफिट और लॉस को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहां से क्या क्या बच गया वो देख लेते हैं। एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बच गया, एक क्या क्या बच गया मेरे को मालूम है, पर मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से शुरू करते हैं। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए जो लास्ट लाइन लिखी हुई थी, एक्सपेंसेस ऑफ अ क्वार्टर आर पेएबल विद इन द क्वार्टर, मतलब 10 10 15 15, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
10 10 15 15, ये जिस क्वार्टर का है उसी क्वार्टर में पे करेंगे। मेरे को मजा क्यों आ रहा है ये क्वेश्चन समझाने में, क्योंकि ये अगर एग्जाम में आ गया यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो मजा आ जाएगा। बाकी सारे क्वेश्चन एकदम अलग है, ये है इजी, लेकिन जो एक बार घर से रिवाइज नहीं करके जाएगा उसको डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आएगा। है एफवाई वाला सिंगल एंट्री, बाकी 2-3 लाइन में पूरा आंसर खत्म हो जाएगा, 2-3 लाइन और मैं लिखूंगा तो, बट एकदम अलग है। बाकी सारे क्वेश्चन में कहते होते हैं क्रेडिट पीरियड 1 मंथ, 1/4 मंथ, 1/8 मंथ, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे अकाउंट्स बनाने। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द क्वार्टर आर पेएबल विद इन द सेम क्वार्टर, तो 10 10 15 15। अब मैं कैश बजट में जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा 10 10 15 15, और यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 करके मैं लिख दूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये एक तरीके के वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं, सेम क्वार्टर में पे कर दिया, ठीक है। इसको भी मैं टिक कर देता हूं, ये भी हो गया। अब देखो स्क्रीन पे क्या क्या हो गया। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अभी अभी लिखा, फिक्स्ड एक्सपेंसेस पहले लिखा, प्रॉफिट या लॉस कहीं पे भी नहीं आएगा। ये 175 मैं बेटा लिख नहीं पाऊंगा, मेरे पास डिजिटल पेन नहीं है। ये 175 टोटल कॉस्ट है और ये 210 टोटल सेल्स है। ओके, आगे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमने लिख दिया, आपको याद होगा 15,000 में से 10,000 डेप्रिसिएशन था, बाकी 5,000 हमने पे कर दिया। ये 160 जो है वो जस्ट टोटल है, 150 और 10 का टोटल है 160 कहीं पे लिखना नहीं है। और ये 210 जो है वो भी जस्ट टोटल है, कैश सेल और क्रेडिट सेल का, 210 कहीं पे लिखना नहीं है। ओके, उल्टा स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट और लॉस कहीं पे भी नहीं लिखेंगे। ये 175 जस्ट टोटल है, कहीं पे भी नहीं लिखेंगे। फिक्स्ड एक्सपेंसेस हो गया 15 - 10, बाकी 5,000 पे कर दिया। ये 160 जस्ट टोटल है, छोड़ दो। 10,000 अभी अभी पे किया सेम क्वार्टर। मटेरियल कंज्यूम्ड की एंट्री होगी, मटेरियल कंज्यूम्ड की एंट्री होगी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में क्रेडिट साइड पे। इतना मटेरियल कंज्यूम हो गया, मतलब फैक्ट्री में मशीनरी में चला गया, 150 125 1 लाख 175। अब इतना मटेरियल हमारा कंज्यूम हो गया, मतलब स्टॉक ऑफ मटेरियल में क्रेडिट साइड पे, माइनस साइड पे। इतना स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल चला गया, तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में क्रेडिट साइड पे माइनस होता है क्योंकि हमारा एसेट है, और डेबिट साइड पे प्लस होता है। तो इतना रॉ मटेरियल हमारा कंज्यूम हो गया तो ये क्रेडिट हो जाएगा, मतलब इतना हमने मशीन में यूज कर दिया बाय कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। आप ऐसे बोल सकते हो कि इतना हमारी मशीन्स में यूज हो गया, क्रेडिट हो गया, चला गया हर क्वार्टर में 150 125 1 लाख और 175, इतना कंज्यूम हो गया, ये क्रेडिट हो जाएगा। इतना स्टॉक माइनस हो गया, ठीक है। ये भी हमने लिख दिया क्वेश्चन में दे देख के। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स एक दो अभी आने वाली है, जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन स्टार्ट किया था, लास्ट 1-2 पॉइंट। अब मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में क्रेडिट साइड। अब ये है क्रेडिट सेल, 2 लाख 175 1 लाख 195, ये है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल करने से डेटर्स का बैलेंस बढ़ जाता है, मतलब जर्नल एंट्री ऐसी होती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर आपको सिंगल एंट्री चैप्टर याद हो, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, डेटर्स अकाउंट में डेबिट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। मतलब क्रेडिट सेल के दो इफेक्ट क्या होते हैं, डेटर्स अकाउंट में डेबिट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। अब ट्रेडिंग अकाउंट तो हमको बनाना नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट हमको नहीं बनाना है, हमको डेटर्स अकाउंट बनाना है। तो डेटर्स अकाउंट में डेबिट साइड 2 लाख 175 1 लाख 195, 2 175 1 लाख 195।
2,175, 1,195, ये हम लोगों ने इतना क्रेडिट सेल किया डेटर्स को। तो डेटर्स का बैलेंस डेबिट मतलब प्लस हो जाएगा, डेटर्स का बैलेंस प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितना हम डेटर्स को क्रेडिट सेल करेंगे उतने हमारे डेटर्स और बढ़ जाएंगे, तो डेटर्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट। एक बार मैं अमाउंट चेक कर रहा हूँ, ये चारों 2 लाख, 175, 1 लाख और 195, 175 और 195 खाली मेरे को चेक करना है, बाकी तो राइट है, मुझे पता है। 175, 195 भी राइट है, 175, 195। फिर से एक बार, मटेरियल कंज्यूम कहाँ पे आएगा? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में क्रेडिट साइड, इतना मटेरियल चला गया। क्रेडिट सेल कहाँ पे आएगा? क्रेडिट सेल डेटर्स अकाउंट में, डेटर्स अकाउंट में डेबिट साइड। ये कैश सेल एक्चुअली हम लोग लिख चुके हैं कैश बजट में, रिसिप्ट साइड 10, 12, 8, 15, ये हम लिख चुके हैं पहले 10, 12, 8, 15, ये रहा कैश सेल 10, 12, 8, 15, क्योंकि कैश सेल का पैसा सेम क्वार्टर में मिल जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग मेन मुद्दे की बात पे, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन शुरू किया था। सबसे पहले स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का अकाउंट, इसमें क्रेडिट का टोटल इक्वल टू सम फ्रॉम 150 टू 175, तो क्रेडिट का टोटल 2,25,000 स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये क्रेडिट का टोटल हर एक महीने का, ये डेबिट का टोटल हर एक महीने का, राइट। अब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में पहले फर्स्ट क्वार्टर से समझाना शुरू करता हूं। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में इतना ओपनिंग स्टॉक था 70,000, इतना क्लोजिंग स्टॉक था 75,000, फर्स्ट क्वार्टर की बात कर रहा हूं। इतना 1,50,000 का स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम कर लिया। अब ऑब्वियसली हर एक क्वार्टर में डिफरेंस डेबिट साइड पे आएगा, हर एक क्वार्टर में डिफरेंस डेबिट साइड पे आएगा। ये डिफरेंस क्या है? जैसे फर्स्ट क्वार्टर में क्रेडिट का टोटल है 2,25,000 फर्स्ट क्वार्टर में, डेबिट का टोटल है 70,000, तो 2,25,000 माइनस 75,000, सॉरी 2,25,000 क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल 70,000, तो क्रेडिट का टोटल 2,25,000, डेबिट का टोटल 70,000, तो ये जो डिफरेंस आया 1,55,000, ये क्या है? ये 1,55,000 हमारा परचेज है, क्रेडिट परचेज। इतना रॉ मटेरियल हम लोगों ने खरीदा होगा, किससे खरीदा होगा? क्रेडिटर्स से खरीदा होगा। इतना रॉ मटेरियल हम लोगों ने क्रेडिटर्स से क्रेडिट पे खरीदा होगा 1,55,000। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कम्स इन, यहाँ पे हो जाएगा डेबिट और क्रेडिटर्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 1,55,000। आप ऐसे बोल सकते हो क्रेडिटर इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 1,55,000। तो मेरे कहने का मतलब है जितना स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का डिफरेंस आया डेबिट साइड, ये क्रेडिटर्स में जाएगा, क्रेडिट साइड। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में हुआ डेबिट, तो क्रेडिटर्स में होगा क्रेडिट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय स्टॉक परचेज्ड, मतलब इतना स्टॉक हम लोगों ने उधार पे, क्रेडिट पे खरीदा, तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में डेबिट टू क्रेडिटर्स, आप ऐसे बोल सकते हो, टू क्रेडिटर्स अकाउंट और ब्रैकेट में क्रेडिट परचेज। क्रेडिट पे हम लोगों ने रॉ मटेरियल खरीदा, तो यहाँ पे हो गया डेबिट और क्रेडिटर्स में हो गया 1,55,000 क्रेडिट। ऐसे चारों क्वार्टर को टैली कर देंगे। सेकंड क्वार्टर का टोटल है क्रेडिट का 1,85,000, डेबिट का 75,000, तो 1,85,000 माइनस 75,000, डिफरेंस आएगा 1,10,000। फिर क्रेडिट का टोटल 1,75,000 माइनस डेबिट का 60,000, डिफरेंस 1,15,000। फिर क्रेडिट का टोटल 2,50,000, डेबिट का टोटल 75,000, मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट। क्रेडिट का टोटल 2,50,000, डेबिट का टोटल 75,000, डिफरेंस 175,000। अब ये जो चारों परचेज हमने फाइंड आउट किए, यहाँ पे होंगे डेबिट, तो क्रेडिटर्स में होंगे क्रेडिट 155, यहाँ पे आ जाएगा 1,55,000,
फिर 1,10,000, फिर 1,15,000, फिर 1,75,000। मतलब ये जो चारों परचेज थे उनको मैंने ट्रांसफर कर दिया चारों को क्रेडिटर्स अकाउंट में, क्रेडिट साइड। ठीक है, अब क्रेडिटर्स को टैली करेंगे। तो क्रेडिटर्स अकाउंट का टोटल करेंगे, डेबिट और क्रेडिट का। ये क्रेडिटर्स अकाउंट का टोटल आ गया, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। अब क्रेडिट का टोटल, पहले क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, 1,85,000 क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल 80,000। अब डिफरेंस आएगा इक्वल टू 1,85,000 माइनस 40,000। अब क्रेडिटर्स का डिफरेंस आया डेबिट साइड पे 1,45,000। ये 1,45,000 क्या है? इतना पैसा हमने क्रेडिटर्स को कैश में पे किया होगा, 1,45,000। इसको बोलेंगे टू कैश एंड बैंक अकाउंट। इतना पैसा हमने क्रेडिटर्स को पे किया होगा इन कैश, 1,45,000। और यहाँ पे होगा डेबिट, तो कैश एंड बैंक में क्रेडिट, मतलब कैश बजट में पेमेंट साइड, मतलब क्रेडिट, कैश गोज आउट। ठीक है, तो स्टॉक का डिफरेंस गया क्रेडिटर्स में, और क्रेडिटर्स का डिफरेंस जाएगा कैश बजट में पेमेंट साइड, 1,45,000। इसी तरीके से चारों क्वार्टर को टैली कर लेंगे। तो सेकंड क्वार्टर 1,50,000 माइनस 40,000, तो यहाँ पे आएगा 1,10,000, 150 माइनस 40। थर्ड क्वार्टर क्रेडिट का टोटल है 155, डेबिट का टोटल है 40, तो 155 माइनस 40, बाकी बचा 115। फोर्थ क्वार्टर में क्रेडिट का टोटल है 215, ये अगर आपको दिख रहा है 215, और डेबिट का टोटल है 30, तो 215,000 माइनस 30,000, 215,000 माइनस 30,000, डिफरेंस 185। ठीक है, अब ये जो चारों अमाउंट्स फाइंड आउट की हमने, ये कैश बजट में जाएंगी। पेमेंट साइड पे इतना पैसा हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिया, 145, 110, ये है सेल एड्रेस O1029। मैं सेल एड्रेस लिख देता हूँ, O1029, यहाँ पे O1029, फिर P, फिर Q, फिर R, राइट। तो 145, 110, 115, 185, 145, 110, 115, 185, ये चारों अमाउंट्स हमने पे कर दी। मतलब ये है हमारा जितना पैसा हमने क्रेडिटर्स को पे किया हर एक क्वार्टर में। तो इसको बोलेंगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, डन। ठीक है, लास्ट एक डेटर्स अकाउंट है, वो तो आप लोग अभी तक समझ गए होंगे कि डेटर्स अकाउंट में जाएंगे। डेटर्स अकाउंट में टोटल करेंगे। ये डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 90,000, फिर 2 लाख का हमने और भी सेल किया डेटर्स को, टोटल हो गया 2,90,000 फर्स्ट क्वार्टर। क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख। अब जो डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड पे, वो क्या है? जो डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड पे, उतना कैश एंड बैंक, इतना पैसा हम लोगों को डेटर्स से मिल गया होगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस था डेटर्स का 90,000, 2 लाख रुपीस का हमने और भी क्रेडिट सेल किया। क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख। तो जो क्रेडिट साइड पे डिफरेंस है वो क्या है? जो क्रेडिट साइड पे डिफरेंस है 1,90,000 का, इतना कैश हमको डेटर्स से रिसीव हो गया होगा। तो ये 1,90,000 यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो कैश एंड बैंक में डेबिट। कैश एंड बैंक में डेबिट मतलब कैश बजट में रिसीव साइड, इतना पैसा हमको मिल गया। अब सेकंड क्वार्टर का टोटल है 275 माइनस 1 लाख, बाकी बचेगा 175। थर्ड क्वार्टर 2 लाख माइनस 80,000, तो बाकी बचेगा 1,20,000। 2 लाख माइनस 80,000, बाकी बचेगा 120। फोर्थ क्वार्टर 275 माइनस 1 लाख, बाकी 175। 275
-1 लाख, बाकी 175। अब ये मैं सेल एड्रेस देख लेता हूँ कौन सी है, और ये रिसिप्ट साइड पे आएगा। इतना पैसा हमको डेटा से मिला, ये यू में 1039, यू में 1039, यू में 1039, इतना पैसा हमको मिला डेटा से। ये W, ये X, WX। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, अमाउंट्स यहाँ पे नाम लिख दूं सिर्फ, थर्ड पॉइंट, और इसको मैं बोलूंगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अभी अमाउंट चेक कर लूं मैं एक बार, 190, 175, 120, 175, सही है। 190, 175, 120, 175, डन, एवरीथिंग कंप्लीट। सिर्फ कैश बजट की बैलेंसिंग करनी है। स्टार्टिंग में -10,000 था, चलेगा, माइनस वाला माइनस ही करना। मैं तो फॉर्मूला लगाऊंगा, पर आप लोग कैलसी पे क्या करोगे, सुनो ध्यान से। इक्वल टू सम फ्रॉम -10 to 190, ऑब्वियसली 190 आएगा, क्योंकि -10 + 10 0 हो जाएगा, बाकी बचा 190, ये 190। अभी कुछ लिखना नहीं, क्योंकि मेरा हर एक महीने का, हर एक क्वार्टर का ओपनिंग बैलेंस लिखना बाकी है, तो ये टोटल ए बाद में अपने आप चेंज होगा, अभी नहीं लिखना। 190 सही है, बाकी तीनों चेंज होंगे। मैंने फॉर्मूला लगाया, सम वाला फॉर्मूला लगाया। अब टोटल बी इक्वल टू सम फ्रॉम ये परचेज ऑफ मशीन मतलब डैश से लेकर 145 तक, ये टोटल बी। तो ये होता है टोटल बी 175, ये चारों क्वार्टर का टोटल आ गया। अब टोटल ए माइनस बी इक्वल टू, ऊपर जो 190 था वो, ये 190 माइनस ये 175, 190 माइनस 175 पहले ओरली कर लो, 15,000। अब ये 15,000 की सेल एड्रेस देख लेते हैं, F1038, ये F है, ये 1038 है, F1038 इक्वल टू F1038 15,000।